अब तक जितने इशूज हैं सब मेरे पास लिखित है, जो रिजॉल्व हैं वो भी हैं, जो पेंडिंग है किसी स्टेज पर हैं उनका भी विवरण मेरे पास है, और कुछ मैंने कहा कि लिखने के लिए लिखे जाते हैं तो वो भी हैं जो केवल लिखे हुए हैं और लिखे ही रहेंगे। लेकिन मेरा दफ्तर इसको निरंतर लगा हुआ है कि जो होने लायक है वो जल्दी से जल्दी हो। एक मैं छोटा किस्सा सुना था, पता नहीं, एक सारिका पत्रिका निकलती थी हिंदी की, पहले बहुत प्रचलित पत्रिका थी। तो एक बिशन टंडन हिंदी के व्यंग्यकार थे, एक लेख उन्होंने लिखा, उसमें जनक का धनुष किसने तोड़ा। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो उन्होंने लिखा कि साहब भारत सरकार बहुत चिंतित हुई, आखिर देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार बैठी और सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग में बड़े विद्वान लोगों को रखा गया। आयोग की पहली बैठक हुई, अध्यक्ष और नामित सदस्य जो थे, बैठक में ये फैसला हुआ कि साहब अगर देश को विकसित बनाना है तो प्राइमरी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सुदूर ग्रामीण इलाके में कोई प्राइमरी विद्यालय उसको देखा जाए कि वहाँ पठन पाठन कैसा होता है। यही मौसम रहा होगा, अब जगह कौन था, जम्मू कश्मीर था या यूपी बिहार था, मैं नहीं जानता। आयोग के अध्यक्ष जी पहुंचे वहां, धूप निकल गई थी, हेडमास्टर साहब चारपाई लगा के लेते हुए थे। आयोग के अध्यक्ष जी गए, उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे ऐसे आयोग बनाया, मैं उसका अध्यक्ष हूं, मैं जानने आया हूं कि आपके प्राइमरी स्कूल में पठन पाठन कैसा चल रहा है। तो जो प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर साहब, उन्होंने कहा साहब मेरे विद्यालय का पठन पाठन बहुत उच्च कोटि का है, अनुशासन भी बहुत उत्तम है। आइए मैं अपने विद्यालय की जो सबसे ऊंची कक्षा है, मैंने क्लास 5th 5वीं कक्षा में ले चलता हूँ। अध्यक्ष जी को लेकर 5वीं कक्षा में गए, सारे बच्चे खड़े हो गए और जब जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनका बैठ जाओ तो सबने स्थान लगे। सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे हमारे साथ। जो आयोग के अध्यक्ष जी थे उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा है, तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे से पूछा कि किसने तोड़ा, उसने कहा कि मैंने भी नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने यही जवाब दिया। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे अध्यक्ष जी ने पूछा, कहा जब से मैं अध्यापक हूँ यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं, ये कब टूटा मुझे नहीं पता। संयोग से जो हेडमास्टर थे प्रधानाध्यापक, वो थोड़ा उनसे पहले से थे, तो पूछा उनसे कि साहब कब टूटा। कहा साहब जब से मैं हूँ तब से भी यहाँ कोई विद्यालय नहीं। संयोग की बात यह थी कि जो इसके पूर्व के प्रधानाध्यापक थे हेडमास्टर, उसी गांव के रहने वाले, रिटायर हो चुके थे, उनको बुलाया गया। उनका साहब जब मैं था तब भी कोई जनक का धनुष यहाँ नहीं था, तो पता नहीं कि कब टूटा। वो बेचारे चले गए, समझ में आ गया कि पठन पाठन कैसा है, अनुशासन उच्च कोटि का है या नहीं है। अब वो हेडमास्टर साहब को, प्रधानाध्यापक साहब को लगा कि बहुत बहुमूल्य चीज हमारे विद्यालय में नहीं है जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कागज लिया और अपना नोट बनाया। यहाँ जैसे जोनल एजुकेशन अफसर होते हैं, हम लोग के यहाँ SDI होते हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर एजुकेशन। उन्होंने चिट्ठी लिखा, महोदय मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, कृपया विलंब मेरे विद्यालय के लिए एक जनक का धनुष उपलब्ध कराएं। वो भेजा उन्होंने। अब उनके जिम्मे पूरे तहसील जिसमें कई ब्लॉक थे तो दौरे पर रहते थे। कई दिन बाद आए, देखे तो कागज पढ़ते नहीं थे, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड संस्तुति के साथ अग्रसारित लिख के भेज दिया। फिर वो जिला केंद्र पर गया तो बेसिक एजुकेशन के जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, BSc हमारे कहा जाता है, करते कराते अंत में वो घूमते घामते सचिवालय पहुंच गए, लखनऊ या जम्मू श्रीनगर कहीं पहुंच गए। तो एजुकेशन सेक्रेटरी बेचारे
उस दिन एक मीटिंग करके आए थे, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास गए थे, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव उन्होंने मना कर दिया था, बड़े दुखी होकर लौटे थे। देखा इन्होंने ये प्रस्ताव, कहा कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, अब अगली बार मैं देखता हूं कि मेरे प्रस्ताव को फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे खारिज करते हैं। तो इसकी तैयारी किया उन्होंने, मीटिंग बुलाई, डीजीपी साहब को बुलाया और ये हुआ कि भाई जिन विद्यालयों में जनता धनुष है वो सुरक्षित है कि नहीं, इसको पहले सुनिश्चित किया। तो सभी पुलिस स्टेशन को, थानों को निर्देश दिया गया कि इससे हिंसा न भड़के, इसका ध्यान रखें सभी लोग। और ये प्रक्रिया चलती, उन्होंने पूरी सावधानी बरती। और फिर वो मार्च का महीना पर 31 मार्च को बड़ी अफरा तफरी रहती थी, खर्च कर लो नहीं तो सब। तो उसके 4-5 दिन पहले बैठक हुई, एजुकेशन सेक्रेटरी गए, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि साहब प्रस्ताव तो आपका बहुत अच्छा है, इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। तो आप सब लोग, मैंने अधिकांश लोग पीएम पैकेज कहें तो सरकारी व्यवस्था से आप परिचित हैं, कई लोग रिटायर्ड हैं तो वो भी उस व्यवस्था से परिचित हैं। हम लोग उस व्यवस्था से बहुत परिचित नहीं थे, अब परिचय काफी हो गया। लेकिन बावजूद इसके देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो केवल देश की राजनीतिक शैली नहीं बदली है, देश की कार्य संस्कृति में बदलाव है। चीजें जमीन पर कैसे हो रही हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं। मैं उस कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं वास्तविकता में ये बात मैं कर रहा। तो जो बातें हैं, मैंने जैसे अब एक ऐसी डिमांड है कि उसमें मैं जानता हूं कि गलती हुई है, लेकिन अब जो गलती करता है मैं कैसे मानूंगा कि मैंने गलती की। तो ये कठिनाइयां रहती हैं प्रशासनिक। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासन संवेदनशील है और पूरी शिद्दत से आप अस्थायी रूप से वहां रहें, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रहें, आप, आपका परिवार, आपके आने वाली पीढ़ी जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे, ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि राष्ट्र के गौरव के इस शारदा पीठ को लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा है। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, इनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीजों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले ने जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है और इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारियों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। अब वो आत्मविश्वास वास्तव में जमीन पर उतरे, इसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास, कल्याण, सबके सुख शांति और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ वर्षों में दृढ़ता के साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ समाप्त हुई हैं और कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे उम्मीद लोगों के मन में जगी है, कई लोगों के मन में आत्मविश्वास भी आया है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करना एक सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार कोशिश कर सकती है, जब तक समाज आगे नहीं आएगा मुझे लगता है कि ये काम सरकार कर नहीं पाएगी। मैं जानता हूं कि आतंकवाद के कारण रातों रात घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर लोगों को आना पड़ा। दबाव में लोगों ने अपने घर और जमीन और बाकी चीजें छोड़ी, औने पौने दाम पर बेचा, ये भी मालूम है। मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन आपने जो योगदान दिया
खासतौर से भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र के रूप में विकसित करने में वो पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। इस बात को मैं मानता हूं कि जहां चेतना का केंद्र होता है वहीं उसके आसपास आकर्षण की वजह से आधुनिक समाज भी निर्मित होता है। कई कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद किया, अपनों को अपनों से अलग किया और उस आदर्श को नुकसान पहुंचाया। एक समय है जिसमें पूरा समाज आगे आवे, और मैं तो हर जगह खुलेआम कहता हूं, अगर वो लोग भी कहें कि साहब हमसे गलती हुई तो शायद बेहतर होगा। कुछ लोग मन में स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ केवल कहते हैं, मन में नहीं मानते। और मुझे भी 3 साल से ऊपर हो गया तो मैं लगभग सबको सही रूप में जान भी गया। किसी के साथ ऐसा न हो, इसकी हर कोशिश हो रही है। ये सच है कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिर रहा है। जिन लोगों ने आतंकवाद को यहां तक पहुंचाया, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि